पंजाब नेशनल बैंक सर पिछले एक साल में ये स्टॉक 72% से ऊपर चला गया और आप देख सकते हो कि हम इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को तो फेवरेट है ही। और ये इससे भी बैकअप हो जाता है कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो, पहले थी 5.47% और अब हो गई है 11.67%। जस्ट गोज टू शो कि भाई पीएनबी में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, अब आपका इंटरेस्ट आ गया और गोयला उसको एनालाइज कर रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, सर ये जो भावनाएं है ना, दे आर वेरी वेरी हैवी। और ये सारी भावनाएं अगर एक बैंक से शुरू होती ना, वो है पंजाब नेशनल बैंक। हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी बैंक है ये और इसकी बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में भी। बैंक शुरू हुआ था अप्रैल 1985 में और हिंदुस्तान का पहला बैंक जिसका वर्किंग कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल सब कुछ इंडियन मनी का था और कोई और देश का इसमें पार्टिसिपेशन था ही नहीं। इस बैंक से नेशनलिज्म की फीलिंग जुड़ी हुई थी। आपको इस बैंक के क्लाइंट की लिस्ट बताओ, महात्मा गांधी इस बैंक के कस्टमर थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे लेजेंड्स हमारे देश के इस बैंक के कस्टमर रह चुके हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आफ्टर पार्टीशन 1947 जो सबके लिए भयानक था, पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके। आज अगर आप देखोगे पंजाब नेशनल बैंक इतना बड़ा हो गया है, इतना प्रॉस्पर कर गया है, ये रिटेल बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में है, एग्री बैंकिंग में है, इंटरनेशनल बैंकिंग में है, ये हर जगह है। फिक्स डिपॉजिट खुलाते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, आप नाम लो, सब कुछ इस बैंक के अंदर है। ये है आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में जज्बा है, इसलिए आप देखोगे आपकी फैमिली में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो पंजाब नेशनल से बैंकिंग करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये अपना बैंक यार, ये इन ट्रू सेंस भारत का बैंक है। पर इस भरोसे में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी इन 2017 और मैं जानता हूं मुझसे बहुत लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है, ये दरार थी ऑफ द नीरव मोदी स्कैम। यस, बिकॉज ऑफ विच इस बैंक की शेयर प्राइस उस समय 78% से खत्म हो गई थी। इन्वेस्टर्स का इससे भरोसा ही उड़ गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्वेस्टर छोड़ो, कस्टमर्स का इससे भरोसा उड़ गया था। हुआ ये था, नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से LOU साइन करवा लिया। LOU होता है लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब नीरव मोदी ने वो LOUs को इंटरनेशनल बैंक्स में दिया और जब किसी और बैंक में किसी और बैंक का LOU जाता, इसका मतलब क्या है कि अगर नीरव मोदी वो पैसे नहीं पे कर पाए या फिर वो बंदा जो लोन ले रहा है वो पे नहीं कर पाया, तो जिससे उसको LOU मिला है और इस केस में पंजाब नेशनल बैंक से, दे आर द गारंटर। If नीरव मोदी fails, पंजाब नेशनल बैंक will pay its debt। हुआ क्या, नीरव मोदी लोन लिया, पैसे लौटाए नहीं और पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ देने पड़े। 14,000 करोड़ मतलब $2 बिलियन। ये था फटका। और ये सब हुआ था क्योंकि नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के कुछ करप्ट ऑफिसर्स ने ये LOU प्रोवाइड किए थे। ये न्यूज जब खुली यार, तो उसमें सोचने की बात ही नहीं है। हमारे भारत के बैंक में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी, भरोसे की दरार आ गई थी। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको दिख ही रहा है स्टॉक की हालत क्या हो गई थी। उस समय पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO थे सुनील मेहता और आपको पता है सुनील मेहता को सिर्फ 9 महीने ही हुए थे टू टेक अप द पोस्ट और 9 महीने बाद ये हो गया। रिटायर तो उन्होंने 2020 में किया, बट उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को बहुत क्लीन कर दिया था और रेपुटेशन दोबारा ऑन ट्रैक ले आए थे। उन्होंने 22 ऐसे ऑफिशियल्स को पकड़ा था और उनको सस्पेंड कर दिया था। और सुनील मेहता की बात सुनो तो वो इतनी आसान शब्दों में चीजें बताते हैं। वो बोलते हैं कि वो सिर्फ एक पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में इशू था जहां पे ब्रांच के ऑफिशियल्स का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं था बैंक के दिमाग में, एंड बैलेंस शीट्स बैंक्स की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बैंक्स उसको आराम से ऑब्जर्व कर लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इट इज सेफ टू से कि सुनील मेहता ने पंजाब नेशनल बैंक की रेपुटेशन दोबारा क्लीन कर दिया। उनके बाद MD और CEO बने SS राव और अभी MD और CEO हैं अतुल गोयल। और अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट देखोगे, आप अतुल गोयल सर की क्रेडिबिलिटी देखना चाहते हो तो ये इलाहाबाद में बैंक में काम कर चुके हैं, यूको बैंक में काम कर चुके हैं, यूनियन बैंक में काम कर चुके हैं। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकिंग इंडस्ट्री को उनको बहुत इंटेंस और वास्ट एक्सपीरियंस है। तो जैसे चीजें अभी दिख रही है ना, इट सीम्स कि अतुल गोयल इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। ये तो देखो सर बैंक की हिस्ट्री हो गई है। अब जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के एसेट्स, लाइबिलिटीज और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सो दैट इस डेटा पे आप अपने डिसीजन बना पाओ कि क्या आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और एक चीज जिसमें आपने अभी डिसीजन ले लिया, इसकी लॉन्ग टर्म टर्न इतने फायदे होंगे, आई कांट इवन टेल यू, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बिकॉज गोयल का काम क्या है, आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट केस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के बारे में इतने आसान शब्दों में समझाना दैट यू विल नॉट फेस एनी चैलेंज। और अगर आपको गोयल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ और बेल आइकन जरूर दबाना, सो दैट आपको वीडियोस दिखें जब वीडियोस अपलोड हो। और अगर आप इसके सब्सक्राइबर, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन प्लीज दबाना। यूट्यूब इस चैनल को ना तभी पुश देता है सो दैट हम और भी बड़ी ऑडियंस को पहुंच पाए। अब किसी भी बैंक के लिए एसेट क्या होता है? लोन्स,
एडवांसेस, बिकॉज वही तो बैंक एसेट है, वही तो बैंक की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाता है। तो जितना बैंक लोन दे उतना बेटर है। अब अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की आप लोन बुक देखोगे, लोन बुक ईयर ऑन ईयर 12.68% से बढ़ी है, विच इज वेरी गुड। और इसमें और भी अच्छी चीज ये है कि इनकी रिटेल लोन्स मतलब जो सैलरी लोगों को लोन दिए जाते हैं, ये बहुत सेफ माने जाते हैं। रिटेल लोन्स ग्रो किए हैं बाय 41% ईयर ऑन ईयर, और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बैंक लोन दे रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, बट लोन भी तो ढंग के लोगों को मिलना चाहिए। एसेट क्वालिटी तो चाहिए, पैसे वापस लौटाए, वरना एनपीए हो जाएगा। तो अब जानते हैं पीएनबी के एनपीए के बारे में। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल भाषा में, बैंक ने लोन दिया, वो एसेट है, परफॉर्म नहीं किया, बैड डेट हो गया, तो क्या हो गया? एनपीए। अब एनपीए में दो कैटेगरीज आती है। हाँ, मुझे पता है गोयला हर बैंकिंग वीडियो में आपका एनपीए का मतलब समझा होता है, बट यार अब कोई नया व्यूअर है तो उसके लिए समझाना जरूरी है ना। और आपको पता है गोयला ऐसे किसी को पीछे नहीं छोड़ सकता। गोयला को स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम सबके लिए पूरी सॉल्व करनी है। अब अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और 3 महीनों के लिए या 90 डेज के लिए ना इंटरेस्ट पेमेंट हुई ना प्रिंसिपल पेमेंट हुई, उसको डालते हैं ग्रॉस एनपीए में। और फिर आता है नेट एनपीए। नेट एनपीए तब होता है जो ग्रॉस एनपीए वाला डेटर जिसको पैसे देने हैं, उसने प्रोविजंस और डिडक्शंस के बाद भी पैसा नहीं दिया है, तो आता है नेट एनपीए। तो ऑफ कोर्स ग्रॉस नेट दोनों ही जितने कम हो उतना ही बेटर है। अब देखिए पीएनबी के लिए इनका ग्रॉस एनपीए 11.78 से 8% आ गया है, विच इज डबल थम्स अप। इनका नेट एनपीए 4.8% से 2.72% आ गया, विच इज इवन डबल थम्स अप। बहुत बढ़िया है, अच्छा पेज जा रहा है। बट हमारे लिए जरूरी क्या है? सिर्फ कम होता देखना है? नहीं, हमें कंपेयर करना है इसके एनपीएस को दूसरे बैंक्स के एनपीएस से, तभी तो पता चलेगा ये बैंक रेट्रोस्पेक्ट द एंटायर इंडस्ट्री हाउसिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देखेंगे सर कि इफ यू कंपेयर टू एचडीएफसी, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई, पीएनबी का ग्रॉस एंड नेट एनपीए इज एक्सट्रीमली हाई। जहां पे दूसरे बैंक्स की एवरेज आप लगा लो 2.5% के पास भी आ रही है, या 3% लगा लो, इस बैंक का एनपीए इज 8.74%, मतलब सर डबल से भी ज्यादा है। एंड सेम सिचुएशन विद नेट एनपीए, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। अब बैंक के लिए लायबिलिटी होती है डिपॉजिट्स। जो हम बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं ना, वो एक बैंक के लिए लायबिलिटी है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि कैसे लायबिलिटी है, बैंक को तो पैसा मिल रहा है, बट लॉजिक इसका ये है कि बैंक को जब आप पैसे दे रहे हो, बैंक को वापस लौटाने है ना, आपको उल्टा इंटरेस्ट के साथ लौटाने, सेविंग्स अकाउंट में कम देता है पर इंटरेस्ट कुछ ना कुछ देगा ही देगा, तो बैंक के लिए हो गई लायबिलिटी। तो डिपॉजिट्स की मैं बात करूं, पीएनबी के डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर हैव ग्रोन बाय 11.7%। क्या ये अच्छा है? हमें पता तब चलेगा जब हम दूसरे बैंक से कंपेयर करेंगे। और अगर मैं दूसरे बैंक्स को इंडस्ट्री एवरेज देखता हूं, उनका डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है बाय 10%। सो पीएनबी सुपर गुड। फिर आ जाता है सर कासा। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अब जितना ज्यादा वो बैंक ले उतना बेटर है, बिकॉज बैंक को जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है सबसे सस्ती पड़ती है। करंट अकाउंट में तो चलो बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, सेविंग्स अकाउंट में मिनिमल देगा। तो जितना ज्यादा बैंक के पास कासा आएगा उतना ही बेटर है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बैंक्स डिपॉजिट्स के डिफरेंट स्कीम देते हैं, डिफरेंट चीजें देते हैं कि और डिपॉजिट्स वहां इकट्ठा हो। अब कासा जो पीएनबी का है ना, it has decreased. Yes, it has actually decreased from 47.4% to 43%. So definitely it's not good. बट इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इनके टर्म डिपॉजिट, जैसे एफडी टर्म डिपॉजिट होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये आपको डेटा दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पीएनबी ने अपने डिपॉजिट्स को इंक्लाइन किया है कि कासा में कम और टर्म डिपॉजिट में ज्यादा पैसे डालिए। तो अब देख लो सिचुएशन चेंज हो गई है। अगर आप सिर्फ कासा देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि अरे यार ये तो खराब हो रहा है, बट टर्म डिपॉजिट बढ़ गए। इससे जब आप फाइनेंशियल शीट्स पढ़ते हो ना, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक दो चीजें पढ़ के काम नहीं बन सकता। और अगर आप चाहते हो कि गोयला इसमें आपकी मदद करे, तो गोयला के पास एक पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम है जहां पे आप बहुत आसान तरीके से अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हो टू इन्वेस्ट और टू ट्रेड। 2 घंटे का मास्टर क्लास है और अपनी कम्युनिटी की तो भाई साहब बिल्कुल फ्री है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो लिंक नीचे है, चेक कर लेना। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले लेंगे आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, की बैंक ने अपने एसेट्स में कितना रिटर्न कमाया, और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, की शेयर होल्डर्स इक्विटी में जो हमने शेयर्स खरीद रखे हैं उससे हमें कितना फायदा हुआ ओवर द टाइम। और दोनों के दोनों सर बहुत अच्छे हुए हैं। आप ये देखिए, आरओए फ्रॉम 0.06 हैज गॉन अप टू 0.32, वेरी गुड। ROE from 1.35 has gone up to 7.11, again very good। बट आप तो समझ गए अभी तक। इंडस्ट्री का चेक करें, इसके लिए एक अच्छा अगर मुझे कंपैरिजन करना है ना, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक से ही चेक करना चाहता हूँ। तो मैं चेक करना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। यहाँ देखिए सर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब ROA आप कंपेयर करोगे तो PNB बहुत ज्यादा कम है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर ROE चेक करोगे तो अगेन बहुत ज्यादा कम है। और फिर फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी बैंक के लिए आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन।
NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, कितने इंटरेस्ट में बैंक को पैसे मिल रहे हैं और कितने इंटरेस्ट में बैंक पैसे दे रहा है। जितना इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही बैंक का ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, और जितना इंटरेस्ट कम बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन द हायर द बेटर। एंड PNB का इट इज शोइंग अ गुड साइन, क्योंकि फ्रॉम 2.76 ये बढ़ गया है टिल 3.24। ये तो चलो रेशियोज की बात हो गई, बट अब उतरते हैं कि गोयला इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो सीधा टोटलिटी में। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बिकॉज PNB का प्रॉफिट 202 करोड़ से हो गया है 1159 करोड़। फैंटास्टिक। बट इसी चीज को आप ईयर टू ईयर कंपेयर करोगे फ्रॉम 2022 टू 2023, सिचुएशन अच्छी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट PNB नुकसान में है। और आप करंट सिचुएशन देखोगे ना तो NPA तो देखो बहुत हाई है, इसमें कुछ आर्गुमेंट की बात नहीं है। ROA ROE बहुत कम है और डिपॉजिट्स बहुत एवरेज है, तो इट इज अनसर्टेन। अब आप बोल सकते हो कि गोयला फिर स्टॉक इतना ऊपर कैसे चढ़ गया जब डेटा इतना एवरेज है। यही तो स्टॉक मार्केट है यार, यही तो एक्साइटिंग चीज है यहाँ पे। अब देखो, अगर PNB को आप सबसे बड़े बैंक से कंपेयर करोगे तो PNB पीछे आता है, इट इज नॉट एट स्ट्रॉन्ग अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं तो। बट जब तक PNB अपने में ग्रोथ दिखाता रहेगा, इसके रेशियोज बेटर होते रहेंगे, शीट्स बेटर होती रहेगी, और अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट पंजाब नेशनल बैंक के साथ है तो सर इस स्टॉक को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। बट लॉन्ग टर्म में सिर्फ ट्रू फंडामेंटल्स ही नजर आते हैं। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर आप कैप्चर करना चाह रहे हो जस्ट बेसिस ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट ना, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एक्चुअलिटी में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट तब होती है जब वो स्टॉक या वो धंधा इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना सर, वो आपको मल्टीबैग रिटर्न्स दे के ही जाएगा। और ये सिर्फ गोयला नहीं, दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स बोलते हैं। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी आप वीडियो सर देखते जाओ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। अब जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत जरूरी क्या होता है कि सर मैनेजमेंट क्या बोल रही है, मैनेजमेंट कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट क्या टारगेट सेट कर रही है। अब मैनेजमेंट जो बोलेगी हम वो यकीन नहीं कर लेंगे, हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने पीछे ही गोल्स अचीव किए हैं, और उसके बेसिस में देखेंगे कि मैनेजमेंट जब बोल रहा है तो कितना क्रेडिबल है जो बोल रहा है, कितने चांस है कि वो सक्सीड कर जाएगा। अब अगर आप देखोगे FY22 में जो PNB की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी इस साल के लिए, वो मोर और लेस अचीव्ड है। दो चीजें रह गई हैं, इनका कासा इतना ज्यादा बढ़ा नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो रिकवरी थी वो इतनी हुई नहीं, तो इसलिए इनके NPS अभी भी है। ये तो हुई सर 2023 की कहानी। अब 2024 की कहानी ये है कि मैनेजमेंट के टारगेट्स कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग उनका इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा रेशियो सेम लाइंस में रहेगा, मतलब कुछ बहुत मेजर जंप नहीं होगी फ्रॉम दिस ईयर। और ये तो देखो गिवन ही है, बैंक ये बोल रहा है कि देखो हम NPS अगले साल और कम कर देंगे। तो अगर मैं सिर्फ मैनेजमेंट की बात करूँ ना, कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक गोल्स सेट नहीं है। मतलब जो मैनेजमेंट की प्रोजेक्शन है वो बहुत नॉर्मल है, वो बहुत एवरेज है, इट इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैल्यूएशन की बात करते हैं सर, तो मैं प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक दोनों ले रहा हूँ, दोनों जितने कम हो सर उतना ही बेटर है। जैसा देखते हो पंजाब नेशनल बैंक का प्राइस अर्निंग बहुत ज्यादा है, बिकॉज रिसेंटली दिस स्टॉक हैज डन वेरी वेल, तो इट्स वेरी वेरी हाई, जहाँ की प्राइस टू बुक वैल्यू is at an average level, तो उसमें खराब नहीं है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, गोयला साइड विद PE मोर। और ये है पंजाब नेशनल बैंक का ग्राफ, और जैसे आप देख रहे हो देखो टेक्निकली तो दोस्त स्ट्रॉन्ग है, बट कहानी इधर खत्म नहीं होती है। बात ये है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है ना, वो बहुत मेजर पुश दे चुकी है PSU बैंक्स को, मतलब बैंक्स को तो भाई सर पूरा फेस चेंज कर दिया है, और इसलिए आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।